Okay, let's talk about the Moseley experiment. मोजले एक्सपेरिमेंट क्या है, इसमें मोजले ने क्या स्टडी किया, आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, मोजले एक्सपेरिमेंट। बेसिकली मोजले जो था, ही वाज अ ब्रिटिश फिजिसिस्ट। ही वाज बेसिकली अ ब्रिटिश फिजिसिस्ट। और उसने क्या किया, ही यूज्ड discharge tube. He used discharge tube while continuously changing the anode used. While continuously changing the anode or NT cathode element used. उसने ऐसा किया कि जो एनोड था या एनोड के सामने हम कुछ एलिमेंट्स रखते हैं और उस एलिमेंट को हम कहते हैं एंटी कैथोड। तो मोजले ने ऐसा किया कि एनोड या जो एंटी कैथोड वाला एलिमेंट था उसको बार बार चेंज कर रहा था। और क्या क्या स्टडी कर रहा था, एंड स्टडीड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स-रेज प्रोड्यूस। और जो एक्स-रेज प्रोड्यूस हो रहे थे उसकी फ्रीक्वेंसी को स्टडी कर रहा था। ठीक है, और यहां पर जो एक्स-रेज प्रोड्यूस हो रहे थे दे आर बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रेज। ये कौन से एक्स-रेज प्रोड्यूस हो रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रेज। कल मैंने आपको एक्स-रेज के टाइप जो थे वो काफी डिटेल से एक्सप्लेन किए थे। उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रेज थे और एक कॉन्टिन्यूअस एक्स-रेज थे। ठीक है, तो मोजले ने क्या किया, मोजले ने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया और उस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में जो एनोड यूज होता था या जो एनोड के सामने हम कुछ एलिमेंट्स रखते हैं उसको हम कहते हैं एंटी कैथोड। तो एंटी कैथोड का जो एलिमेंट था उसको कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा था। ठीक है, एंड ही स्टडीड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्स-रेज। अब उसने क्या किया, उसने तकरीबन 38 एलिमेंट्स को ले लिया। उसने क्या किया, he studied, he used almost 38 elements for anti-cathode or anode used। जो एनोड था या जो एंटी कैथोड था उसके लिए उसने तकरीबन 38 एलिमेंट्स को यूज किया। और ये जो 38 एलिमेंट थे दे वर स्टार्टेड, ये बेसिकली स्टार्ट होती थी एल्यूमिनियम से। इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 13 है और ये चलते चलते तकरीबन कहां तक गए थे, गोल्ड तक। इसका एटॉमिक नंबर तकरीबन 39 है। ये तकरीबन 38 से ज्यादा एलिमेंट आ गए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो एलिमेंट्स को बार बार चेंज कर रहा था और एक्स-रेज की फ्रीक्वेंसी को स्टडी कर रहा था। और एक्स-रेज की फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहा था, स्टडी कर रहा था। ठीक है, एंड ही प्रेजेंटेड अल्लाह, और उसने उसकी बेस पर जो है ना वो एक लॉ बना लिया। ठीक है, अगर मैं डायग्राम बना लूं तो डायग्राम को मैं कुछ इस तरह बनाऊंगा। अब देखो, मैं एक डिस्चार्ज ट्यूब को ले लूंगा, मैं किसको ले लूंगा, एक डिस्चार्ज ट्यूब को ले लूंगा और उस डिस्चार्ज ट्यूब में जो एनोड यूज होता है उस एनोड को मैं कंटिन्यूअसली चेंज करूंगा। ठीक है, यहां पर देखिए ये हमारे साथ है एक डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, इस डिस्चार्ज ट्यूब में एक तरफ हमारे साथ है कौन, कैथोड है। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। और दूसरा हमारे साथ जो है दैट इज द एनोड, उस पर पॉजिटिव चार्ज है। उस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है,
अब इस कैथोड और इस एनोड के बीच मैंने ऐसा किया कि एक और एलिमेंट मैंने रख दिया, और उस एलिमेंट को हम कहते हैं क्या? शाबाश, उसको हम कहते हैं एंटी कैथोड। उसको हम क्या कहते हैं? एंटी कैथोड। ये एंटी कैथोड थोड़ा दूर होता है इस कैथोड से, अरे इसको हम थोड़ा दूर लिखेंगे, ठीक है, इसको हम थोड़ा दूर लिखेंगे। ये मैं आपको उसका रियल एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं, ठीक है, ये थोड़ा दूर लिखेंगे। ये एक एनोड की भी करीब था तकरीबन, और वो इस एनोड को बार बार चेंज कर रहा था, या इस एंटी कैथोड को। ये जो मेटल मैंने प्लेस किया, ये जो एलिमेंट मैंने प्लेस किया जो पिंक कलर का है, ठीक है, इसको हम कहते हैं एंटी कैथोड। तो वो इस एंटी कैथोड को चेंज कर रहा था। पहले उसने यहां पर एल्यूमिनियम ले लिया, फिर एल्यूमिनियम से बड़ा एटम ले लिया, फिर आगे चलते 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 तकरीबन गोल्ड तक चला गया। और कुछ एक्सपेरिमेंट, कुछ बुक्स तो लिखते हैं कि उसने तकरीबन एल्यूमिनियम से ऊपर जितने भी एलिमेंट थे सब के सब ले ली, सब के सब। और उन्होंने फ्रीक्वेंसी को जो है क्या किया? स्टडी किया। उन्होंने क्या किया? फ्रीक्वेंसी को स्टडी कर दिया, ठीक है। और इसी की बेसिस पर उन्होंने एक मोज़ले लॉ जो है प्रेजेंट किया। अब मोज़ले एक्सपेरिमेंट की बेस पर जो लॉ है, उस लॉ को हम कहते हैं क्या? शाबाश, उसको हम कहते हैं मोज़ले लॉ। नाउ व्हाट इज मोज़ले लॉ? शाबाश, अब हम मोज़ले लॉ को डिस्कस करेंगे। बेसिकली मोज़ले एक्सपेरिमेंट की बेस पर मोज़ले ने कुछ कंक्लूड किए, और उन्होंने एक थ्योरी बनाई या एक लॉ बनाई, और उस लॉ में बेसिकली हम कहते हैं कि द स्क्वायर रूट ऑफ characteristic, the square root of characteristic X-rays frequency is directly proportional to the atomic number of elements used as anti-cathode, or we can simply say anode। जो एलिमेंट उन्होंने एज एंटी कैथोड को यूज किया या एनोड को यूज किया, तो फ्रीक्वेंसी उस पर डिपेंड करता था। और कैसे? हम मैथमेटिकली इस लॉ को इस तरह प्रेजेंट करेंगे। मैथमेटिकली this law can be given as the under root of the frequency is directly proportional to the atomic number। एटॉमिक नंबर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ हु? एंटी कैथोड और एनोड एलिमेंट यूज्ड, जो एलिमेंट हम यूज किए। अब ऐसा था कि हमारे साथ पहले उन्होंने ये स्टेटेड किया कि ओनली एटॉमिक नंबर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन बाद में पता चला कि इस एटॉमिक नंबर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ठीक है। असल में जो फ्रीक्वेंसी थी वो थोड़ी एक्सपेरिमेंटली थोड़ी कम हो रही थी, वो एक्सपेरिमेंटली वो फ्रीक्वेंसी कुछ लोअर थी। और उसका रीजन क्या था? इस एटॉमिक नंबर से उसने एक चीज को माइनस किया, और वो मैं आपको बताता हूं कि वो क्या चीज है, ठीक है। इस एटॉमिक नंबर से उन्होंने माइनस किया बी को। अब ये बी क्या चीज है? ये बी जो है इसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। इसको हम क्या कहते हैं? स्क्रीनिंग कांस्टेंट। और ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या है? ये बेसिकली जो शेल्स की बीच फासला है, या जब इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में गिर जाते हैं, तो ये शेल्स उसकी फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करती है, ठीक है। और इस फ्रीक्वेंसी की डिक्रीज ड्यू टू शेल्स इज नोन एज स्क्रीनिंग कांस्टेंट। कैसे? सपोज मैं एक डायग्राम बना लेता हूं इधर, शाबाश। ये हमारे साथ है एक न्यूक्लियस है ये इधर, और इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये हो गया इसका पहला शेल, फिर उसके बाद आ गया इसका सेकंड शेल, फिर उसके बाद आ गया ये थर्ड शेल,
फिर उसके बाद आ गया हमारे साथ 4 शेल, और आगे चलते बहुत सारे शेल्स है। ठीक है, अब हुआ ये है कि पहले शेल में वैकेंसी बन गई है, सपोज इस शेल में वैकेंसी बन गई है। अब जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से गिरेगा, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से गिरेगा, ठीक है, खुद सोचो, तो वो क्या करेगा, वो बीच में जो फासला है, फ्री स्पेसेस है, उस फ्री स्पेसेस की वजह से या जो शेल्स है उस शेल्स की वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी में थोड़ी कमी आ जाएगी। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये तेजी से ये इलेक्ट्रॉन गिरेंगे, लेकिन असल में ये इलेक्ट्रॉन तेजी से नहीं गिरते हैं, ये उसकी वेलोसिटी या उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो जाती है। किसकी वजह से? द फ्री स्पेसेस बिटवीन द शेल्स आर ड्यू टू द इनर शेल्स। इनर शेल्स की वजह से, या जो फ्री स्पेसेस है शेल्स के, उसकी वजह से जो है ये फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, तो उस चीज को हमने नाम दे दिया स्क्रीनिंग कांस्टेंट। इसको हमने नाम दे दिया क्या? स्क्रीनिंग कांस्टेंट। और ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट के के लिए 1 होता है, ठीक है, एल के लिए 2 होता है, और इस तरह आगे चल के हर एक के लिए अपना एक रिस्पेक्टिव स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है। अब हम सबको पता है कि जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो हम क्या करते हैं? शाबाश, हम इक्विलिटी लगाते हैं, ठीक है, और हम कांस्टेंट लगाते हैं। गुड, तो इधर कांस्टेंट मैंने लगा दिया ए, और बाकी लोगों को मैंने अपने जगह लिख दिया z, एंड दिस इज माइनस बी। ठीक है, नाउ व्हाट इज ए? ये ए क्या चीज है? तो ए को हम कहते हैं एनोड कांस्टेंट। ए को हम क्या कहते हैं? शाबाश, एनोड कांस्टेंट। और एनोड कांस्टेंट क्या चीज है? ये हर एक एलिमेंट की अपनी खास ए वैल्यू होती है। ठीक है, एल्यूमिनियम के लिए अपनी ए वैल्यू होगी, ठीक है, इसी तरह जो है गोल्ड के लिए अपनी खास वैल्यू होगी, इसी तरह स्कैंडियम के लिए अपनी खास वैल्यू होगी। मतलब हर एक एलिमेंट की अपनी खास ए वैल्यू होती है, हर एक एलिमेंट के लिए अपनी खास क्या होती है? ए वैल्यू होती है। और इस ए को आप सिंपली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी कह सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यही है कि आप इसको एनोड कांस्टेंट कहें। आप इसको क्या कहें? एनोड कांस्टेंट कहें। So this was basically a short description about the Moseley law. अच्छा, अब ऐसा है ना कि इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँ, और वो ये है कि अगर आप ऐसा करते हैं कि एटॉमिक नंबर और फ्रीक्वेंसी के बीच अगर आप ग्राफ बनाना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप मोज़ले लॉ के लिए फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच जो है ना ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो आप ऐसा करेंगे कि आप एक्स एक्सिस पर आप क्या लेंगे? शाबाश, यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी को लेंगे, यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी को लेंगे। सर यहाँ पर आप माइक लग रहा है कि जल्द की आवाज इको की। हाँ, से कोई यहाँ पर देखिए, अगर हम ऐसा करते हैं कि हम एक्स एक्सिस पर एटॉमिक नंबर लेते हैं और वाई एक्सिस पर हम फ्रीक्वेंसी को लेते हैं, अंडर रूट फ्रीक्वेंसी को लेते हैं। ये देखो, इससे आप काफी इंफॉर्मेशन अभी पिक करेंगे। यहाँ पर मैंने z ले लिया और इधर जो है मैंने अंडर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ले लिया। ठीक है, अब ऐसा है कि मैं अगर एटॉमिक नंबर को रेगुलरली इंक्रीज करता हूं, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी भी रेगुलरली इंक्रीज होती जाएगी। अंडर रूट फ्रीक्वेंसी विल बी कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। तो अगर मैं ऐसा करता हूं कि एटॉमिक नंबर पहले ये था तो हमारे साथ फ्रीक्वेंसी ये थी, ठीक है, फिर ऐसा हुआ कि मैंने एटॉमिक नंबर को बढ़ा दिया तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई। इसी तरह जब मैंने एटॉमिक नंबर को मजीद बढ़ा दिया, ठीक है, तो हमारे साथ फ्रीक्वेंसी जो थी उसमें भी मजीद इंक्रीज आ गई। इस तरह इन शॉर्टली आई कैन से दैट द ग्राफ ऑब्टेन्ड विल बी इन स्ट्रेट लाइन। ये जो ग्राफ हमारे साथ बन रहा था ये क्या होगा? ये स्ट्रेट लाइन होगा। तो अपने साथ ये एमसीक्यूज या ये पॉइंट नोट करो, जो मोज़ले एक्सपेरिमेंट की बेस पर जो हम मोज़ले लॉ ने कंक्लूड किया था, उस मोज़ले लॉ में एटॉमिक नंबर और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कैसे होगा? दैट्स विल बी स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन बनाएगा। ये कौन सा लाइन बनाएगा? स्ट्रेट लाइन बनाएगा। अब मेरी बात तो समझ गई? होशिए पिए
अच्छा, अब पढ़ते हैं कि मोज़ले लॉ की इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ मोज़ले लॉ। मोज़ले लॉ की हमारे साथ एप्लीकेशंस क्या है, ठीक है। असल में ऐसा है ना कि सबसे पहला पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि दिस लॉ प्रूव्ड that it is the atomic number. It is the atomic number. ये atomic number है, not atomic mass, not atomic mass. ये atomic number है. This is the atomic number, not atomic mass. On which properties of element depend? On which properties of element depend? बेसिकली मोज़ले लॉ से पहले ये कॉन्सेप्ट था कि अगर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करते हैं तो ये प्रॉपर्टीज ड्यू टू एटॉमिक मास अरेंजमेंट है। अगर हम एटॉमिक मास की बेस पर एलिमेंट को अरेंज करते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज दोबारा रिवाइज हो जाते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज दोबारा रिपीट हो जाते हैं रेगुलरली, लेकिन उसमें रेगुलरिटी इतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन जब आप एटॉमिक नंबर से एलिमेंट को अरेंज करते हैं तो बहुत सारे एलिमेंट में रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज रेगुलरली होती है। एटॉमिक मास की बेस पर भी प्रॉपर्टीज रिपीट होते थे, लेकिन इसमें इतनी रेगुलरिटी नहीं थी। और जब एटॉमिक नंबर की बेस पर आप एलिमेंट को अरेंज करते हैं तो इसमें रेगुलरिटी, रिपीटिशन जो है वो बढ़ जाता है। सबसे पहला पॉइंट इसका ये था। दूसरा पॉइंट जो हमारे साथ है वो है कि ड्यू टू द मोज़ले लॉ some elements were rearranged. Some elements were rearranged as that was misplaced Mendeleev. That was whose were misplaced. जो मिसप्लेस रखे हुए थे, जो गलत जगहों पर पड़े हुए थे मेंडेलीव लॉ की वजह से, वो रीअरेंज हो गए, ठीक है। उसकी करेक्ट पोजीशन जो है वो कंक्लूड हो गई। इसी तरह सम न्यू एलिमेंट वर डिस्कवर्ड, सम न्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड, कुछ नए एलिमेंट डिस्कवर हो गए फॉर लेफ्ट फॉर एम्प्टी स्पेसेस ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। जो मेंडेलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में जो खाली जगहों को छोड़ दिए थे, उस खाली जगहों के लिए न्यू एलिमेंट डिस्कवर्ड हो गए, और उन एलिमेंट में ज्यादातर जो प्रोमीथियम है या हेफनियम है या रियूनियम है ये डिस्कवर्ड हो गए, ठीक है। और इसी तरह इस एक्सपेरिमेंट की वजह से एटॉमिक नंबर ऑफ रेयर अर्थ